एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सिंगुलर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली नहीं देख सकते, इसके लिए हम स्टेन यूज करते हैं। एक होता है जेनस ग्रीन, वी यूज अ स्टेन फॉर दिस नोन एज जेनस ग्रीन। ये एक वाइटल स्टेन है। क्या है ये? वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो स्टेन्स होते हैं ना, वो क्या करता है? सेल को किल कर देता है। वाइटल स्टेन क्या है? ये उसको स्टेन करेगा प्लस इसको अलाइव रखेगा। क्या रखेगा? इसको अलाइव रखेगा। मतलब वाइटल स्टेन वो स्टेन है जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को स्टेन भी करेगा, साथ में इसको अलाइव रखेगा, लिविंग भी रखेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल स्टेन। और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम कौन सा वाइटल स्टेन यूज करते हैं? वी यूज जेनस ग्रीन। कौन सा यूज करते हैं हम? जेनस ग्रीन। ओके, सो इसकी काफ़ी चेंज आता है इसके शेप में, साइज में, नंबर में। देयर इज अ वेरी वेरिएबिलिटी, बहुत डिफरेंस होता है इसके अंदर। इसका नंबर अलग सेल्स में अलग हो सकता है। जो सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मिलता है। वहीं जो सेल्स में आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कंपेरेटिवली बहुत कम मिलता है। तो इट डिपेंड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया काम है एनर्जी का प्रोड्यूस करना, एनर्जी डेवलपमेंट करना। तो जिस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज़्यादा होगा। वहीं अगर सेल स्टैटिक है, ज़्यादा मूव नहीं करता, डेड सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही कम होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। तो साइज पे आते हैं। एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसकी डायमीटर याद रखना हमको कितनी होती है? इट इज फ्रॉम 0.1 to 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता है, क्लियर है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर लेंथ इज फ्रॉम 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ इज फ्रॉम 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। नंबर मैंने आपको बताया किस पर डिपेंड करता है? ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी रिक्वायरमेंट में। अभी आपको मैंने बताया ये कंसेप्ट मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पर डिपेंड करेगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट में। जितना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। लाइक हमारे मसल्स में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है। आ रही बात समझ में आपको? तो स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने क्या बोला? डबल मेम्ब्रेन है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन क्या है? आउटर, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे स्मूथ है और कंटिन्यूस है, लिमिटिंग बाउंड्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। वह इनर मेम्ब्रेन में आपको कुछ इनफोल्डिंग मिलेगी। इनर मेम्ब्रेन में आपको ऐसी इनफोल्डिंग्स मिलती है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिस्टे। सच इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, द टर्म इज क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन जो है केमिकली 40% लिपिड है, 60% प्रोटीन है। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे 40% लिपिड है प्लस 60% प्रोटीन है। वहीं इनर मेम्ब्रेन जो है ये 80% प्रोटीन है एंड 20% लिपिड है। 80% प्रोटीन है और 20% क्या है? ये लिपिड है। आ रही है समझ में? और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये है सेमी परमिएबल। वहीं इनर मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब अगर हम देखें परमिएबिलिटी, तो आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इनर मेम्ब्रेन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाँ, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, लिपिड थोड़े और कंपेरेटिवली कम होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में जो आपको लिपिड मिलेगा, यहाँ पे एक स्पेशल लिपिड मिलता है, इंपॉर्टेंट, इट इज कार्डियोलिपिन। क्या होता है? कार्डियोलिपिन, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिपिड मिलेगा, वो है कार्डियोलिपिन, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये अभी जो कार्डियोलिपिन है इसका एक नाम है डाइफॉस्फेटिडाइलग्लिसरॉल। कार्डियोलिपिन का एक नाम होता है, वो है डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, दिस इज द वन मोर नेम ऑफ व्हाट? कार्डियोलिपिन। क्लियर है?
और ये काम करता है इसका बहुत है प्रोग्राम सेल डेथ में। कार्डियोलिपिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब सब सेल प्लानिंग से मरता है तो उसमें हेल्प कौन करता है? कार्डियोलिपिन, प्रोग्राम सेल डेथ। क्लियर है? और ये सिफिलिस के एंटीजन जो होता है उससे मिलता है। सिफिलिस एंटीजन का ये क्या है? सिमिलर टू सिफिलिस एंटीजन। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट है, आप इसमें याद रखें ना रखें, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है ना? अब यहाँ पे दो जगह क्या है? दो मेम्ब्रेन्स हैं। तो ऑर्गन में दो चैम्बर होते हैं जिससे किससे भरे हुए? एक्वस फ्लूइड से। एक होता है आउटर कंपार्टमेंट या इंटर मेम्ब्रेन, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होगा, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और एक होता है इनर कंपार्टमेंट या इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। एक है इनर कंपार्टमेंट या इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी ना, इट्स इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है ना? या इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होगा, इसमें आपको क्रिस्टे मिलते हैं। वो क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या मिलेंगे? क्रिस्टे मिलेंगे, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में हमको क्रिस्टे मिलते हैं जो कि क्या है? इनफोल्डिंग है। तो यहाँ पे आपको क्रिस्टे मिलेंगे जो कि क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये मैट्रिक्स, और जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मैट्रिक्स। क्रिस्टे बनाने का काम क्या है? देखो, अगर एक पैरेलल लाइन होता सी, अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम होता। वहीं अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये काय के लिए? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। किस काम में आता है ये? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि एंजाइम एक्टिविटी एक्शन बढ़ सके यहाँ पे। क्लियर है? अब दूसरा मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा? तो वही जैसे आपको प्रोकैरियोट से सिखाया था, यहाँ पे आपको सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। क्या मिलता है आपको यहाँ पे? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और एक ही बात यहाँ पे रखना, यहाँ पे हाई जीसी कंटेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे? हाई जीसी कंटेंट। मैं आपको बताऊंगा एटीजीसी क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। एटीजीसी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं ये? नाइट्रोजनस बेस। इसको हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ये डीएनए बनाते हैं ये नाइट्रोजनस बेस, तो इसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है। जीसी इज हाईली इंक्रीज इन दिस। क्लियर है? फिर यहाँ पे जो आरएनए मिलता है, और यहाँ पे कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। साथ में यहाँ पे राइबोसोम कौन सा मिलेगा? 70S। हमने पहले ही पढ़ा है। यहाँ पे राइबोसोम कौन सा मिलता है? 70S राइबोसोम मिलता है। ठीक है ना? साथ में आपको यहाँ पे वो कंपोनेंट मिलेंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जितनी भी एंजाइम यूज होती है किसमें? ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। इसको एक नाम क्या है इसका? क्रेब साइकिल। एक नाम क्या है इसका? क्रेब साइकिल। इसमें जो भी एंजाइम यूज हो रही है वो सारी एंजाइम्स मैट्रिक्स में मिलती है हमको। क्लियर है? मैक्सिमम एंजाइम्स। क्लियर है? सिर्फ एक एंजाइम होती है जो मैट्रिक्स में नहीं होती, वो इनर मेम्ब्रेन में होती है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं उसको हम। बाकी मैक्सिमम एंजाइम्स आपको मैट्रिक्स में मिलेगी। इस चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। कब? जब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस और पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो हम इसको डिटेल में लेंगे। पर अभी आपको याद रखना है कि जो ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल है या क्रेब साइकिल है, इसकी ऑल द मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो काइंडली नोट डाउन, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। ठीक है ना फ्रेंड्स? फिर दोनों मेम्ब्रेन में अपनी ऑन स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? बाय फिजन। ठीक है? जैसे बिल्कुल बैक्टीरिया करती है। समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? बाय फिजन, लाइक बैक्टीरिया डू। ठीक है ना? अब एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलेंगे आपको फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये कहाँ मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में आपको एंजाइम्स मिलती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलते हैं, ताकि वो एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है इनर मेम्ब्रेन में? इनर मेम्ब्रेन इज द प्लेस जहाँ पे क्या होती है? ईटीसी। क्या होती है? ईटीसी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है? इसको मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। पर यहाँ पे आपको एंजाइमेटिक कैरियर्स मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और एंजाइम्स मिलेगी जो एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आ रही बात समझ में? और क्या कैरी आउट करता है? ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कैरी आउट करता है। इसको मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चीज को। क्लियर है? सो आते अंदर देखते हैं आगे। जो क्रिस्टे हैं एंड द इनर फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, जो क्रिस्टे हैं इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे हैं,
उसके इनसाइड स्पेस पे टुवर्ड्स मैट्रिक्स पे आपको कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फर्नांडिस मोरॉन पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, या फिर उसका एक और नाम क्या है एटीपी सिंथेटेस। क्या नाम है उसका? एटीपी सिंथेटेस। उसका एक और नाम होता है एटीपी सिंथेटेस। क्लियर है? ये नो स्फेरिकल नो ब्लैक प्रोट्यूबरेंस होती है, न्यूमरस होती है ये, ठीक ना। एक आर्मस्ट्रांग में लगभग 10,000 इन नंबर होती है ये, लगभग एक माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज इन 10,000 इन नंबर। क्लियर है? आ रही बात समझ में ये? फिर इसमें होता क्या है, एक बेस होता है, एक स्टॉक होता है और एक हेड पीस होता है। इसके सिस्टम में एक बेस है, एक स्टॉक है और एक हेड पीस है। और जो हेड पीस है उसके अंदर आपको एंजाइम मिलती है एटीपी सिंथेटेस, ठीक है ना। और हेड पीस में आपको एनसीपी सिंथेटेस मिलेगा जो क्या करवाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या करवाता है वो? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और निकालता क्या है? एटीपी बनाता है। क्या बनाता है वो? एटीपी बनाता है। हम देखते हैं इसको जरा डिटेल में देखना। ये हमारी क्या हुई आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर ये क्या है इनर मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस है ये क्या है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। क्लियर है? फिर ये दिख रहा है आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रही है, या इसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ही बोलते हैं। ये आपके क्रिस्टे हो गए, दिख रहा है ये क्या हुआ क्रिस्टे, ये जो रुगे हैं ये क्या है क्रिस्टे हुए, और ये क्या है मैट्रिक्स है मेरा। क्या है ये? मैट्रिक्स है। आ रही बात समझ में? ये देखो यहाँ पे और डिटेल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये मेरी क्या है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में राइबोसोम मिलते हैं कौन से? 70S। ये देखो आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे कैसा है? ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। आ रही बात समझ में ये? और ये मेरे क्या हुए क्रिस्टे हुए। क्या है ये मेरे? क्रिस्टे, ठीक है ना। ये क्रिस्टे दिख रहे हैं, और ये क्रिस्टे में जो पार्टिकल ये उठाया ये है मेरा F1 F0 फर्नांडिस मोरॉन एलिमेंट्री पार्टिकल या एटीपी सिंथेटेस। और ठीक है ना, ये भी किसका बनता है? बेस, स्टॉक और हेड का। क्लियर है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये रहा देखो, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें ये पोरिन्स होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर है? और ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये आउटर चेम्बर हुआ हमारा, ये इनर चेम्बर हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये रहिए, ये ऑक्सीजोम्स हुए हमारे। क्या है ये सब? ऑक्सीजोम इनर की तरफ। क्लियर है? ये पूरा क्या है? क्रिस्टे है, और यहाँ पे ये क्या होती है? रेस्पिरेटरी चेन होती है। अब ये ऑक्सीजोम है, ये पूरा ऑक्सीजोम दिख रहा है आपको। इसमें एक ये बेस है जो कि आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है। फिर ये स्टॉक है, और फिर हेड है। हेड कहाँ होता है? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। कहाँ होता है ये? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स की तरफ है, और ये कहाँ पर है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। कहाँ पर है ये? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। आ रही बात समझ में? ये फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया मेन साइट है किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ठीक ना। अगर रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बोलेंगे इसको हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। ये मिनिएचर बायोकेमिकल फैक्ट्रीज है असल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये क्या बनाती है? एटीपी। क्या बनाती है ये? एटीपी बनाती है। क्या बनाती है ये? एटीपी। क्योंकि यहाँ पे फूड स्टफ जो है उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं, और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर फूड है उसको ये ऑक्सीडाइज करता है, और फाइनली CO2 प्लस पानी निकालता है, और यहाँ से क्या निकलती है? एटीपी। एटीपी हमारी क्या है? एनर्जी है। तो एटीपी क्या होता है? इट इज एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है ये? एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी इज एडेनिन ट्राई फॉस्फेट होता है। आ रही बात समझ में? ये एटीपी क्या है हमारा? एडेनिन ट्राई फॉस्फेट है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसका होता है? ये दिखा हुआ देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और बीटा ऑक्सीजन ऑफ फैट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर दिस थिंग। तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। क्लियर है? अब जो एनर्जी निकलती है एटीपी से इन द माइटोकॉन्ड्रिया, उससे हम सारी डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इनपुट्स कंडक्शन। क्लियर है? तो इसी, और क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनता है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लियर है?
क्योंकि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। आ रही बात समझ में? ये होता कैसे है ये? जब ईटीसी होती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है? इनर मेम्ब्रेन में थ्रू ईटीसी मूव करता है, तो क्या करता है? H+ को बाहर पंप करता है, कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। वहाँ से ये H+ वापिस अंदर आते हैं, 2 H+ अंदर आते हैं, कहाँ पे? हमारे मैट्रिक्स के अंदर। और वो उससे आते हैं तो ये ADP जो कि एडेनिन डाइफॉस्फेट है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करता क्या बनाता है? ATP। क्या बनाता है ये? ATP। जो कि जब ये अंदर आते हैं तो इससे केमी ऑस्मोटिक फोर्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? केमी ऑस्मोटिक फोर्स डेवलप होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसको एक और नाम बोलते हैं प्रोटोमोटिव फोर्स। क्या है इसका नाम एक और? प्रोटोमोटिव फोर्स। इस H+ की मूवमेंट से देखो है इनर मेम्ब्रेन इज नॉट परमेबल टू H+, पर H+ क्या है? बाहर जो अपने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहाँ बहुत सारे इकट्ठा हो गए। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स तरफ। अब इनर मेम्ब्रेन तो परमेबल है नहीं, परमेबल कौन है? ऑक्सीजोम। तो ये सारे क्या करते हैं? ऑक्सीजोम से अंदर घुसते हैं। जब ये अंदर घुसते हैं ऑक्सीजोम से तो ये वहाँ पे क्या करते हैं? एनर्जी डेवलप करते हैं, एक फ्रिक्शन डेवलप होता है, उससे एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं प्रोटोमोटिव फोर्स। और वो प्रोटोमोटिव फोर्स, वो जो एनर्जी है वो ADP और इनऑर्गेनिक फोर्स को कंबाइन करती है और उससे क्या बन जाता है? ATP। क्या बन जाता है उससे? ATP। आ रही बात समझ में आपको मेरी? वेल एंड गुड। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आके देखिए। ठीक है ना, एक चीज आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आगे जब सेकंड आप जब 12th में आओगे तो आप पढ़ोगे क्या कहते हैं अपने इसमें जेनेटिक्स के अंदर कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है प्लांट्स में, उसके जीन्स आपको कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। कहाँ मिलते हैं आपको? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है प्लास्टिड्स, है ना। प्लास्टिड्स आपको कहाँ मिलेंगे? प्लास्टिड्स आपको मिलते हैं कहाँ पे? इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इग्लिनॉइड्स के अंदर। ठीक है ना। इनको जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो दे अपीयर वेरी लार्ज। अब इनके कलर पे, डिपेंडिंग ऑन देयर कलर या फिर कौन सा पिगमेंट इनके अंदर है, ये 3 तरह के होते हैं। दिस आर 3 मेन टाइप्स। एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है क्लोरोप्लास्ट। इनका कलर और इनके अंदर पिगमेंट कौन सा है उस पर 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। आ रही बात समझ में? ये ल्यूकोप्लास्ट का नाम समझते हैं हम क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस है। क्या है ये? कलरलेस। कहाँ मिलते हैं? इन द न्यूक्लियस और इन नॉन ग्रीन सेल। ये नॉन ग्रीन सेल से मिलते हैं, वेरिएबल साइज में होते हैं। इनका काम क्या है? क्योंकि कलरलेस है तो इनका काम क्या है? स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन को स्टोर करना इनका काम होता है। इसमें ग्रेनम नहीं मिलता है, ग्रेनम यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। अब ल्यूकोप्लास्ट में 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। देयर आर 3 स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। पहला अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो का मतलब होता है स्टार्च। अमाइलो का मतलब है स्टार्च। तो ये स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट है। ये कहाँ मिलेंगे आपको? पोटैटो ट्यूबर और राइस में। अगला है इलियोप्लास्ट। इलियो का मतलब है फैट। तो ये क्या होंगे? फैट स्टोर करते हैं। फैट एंड ऑयल कहाँ मिलता है? कैस्टर के अंदर। और एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन स्टोर करते हैं। ये कहाँ मिलता है? एल्यूरिन सेल्स ऑफ मेज। तो अमाइलो का मतलब क्या है? स्टार्च, तो ये स्टार्च स्टोर करेंगे। इलियो का मतलब क्या है? फैट, तो ये फैट स्टोर करते हैं। और एल्यूरो का मतलब क्या है? प्रोटीन, तो ये प्रोटीन स्टोर करते हैं। आ रही बात समझ में मेरी? ये क्लियर है ये। फिर हम आते हैं किस पे? अगला क्रोमोप्लास्ट पे। किस पे आते हैं? क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमो मतलब क्या है? कलर, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। तो ये दिस आर द प्लास्टिड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये येलो कलर, ऑरेंज, रेडिश कलर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। क्या मिलेंगे आपको? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है ना। ये कैसे बनते हैं? या तो ये ल्यूकोप्लास्ट से बनेंगे या तो ये क्लोरोप्लास्ट से। तो ग्रीन से रेडिश होना ड्यूरिंग द राइपनिंग टोमेटो, जो कलर हो रहा है टोमेटो आपने देखा कच्चा टोमेटो कैसा था? ग्रीन कलर का, पर जब राइप हो जाता पक जाता है तो कैसा होता है? रेडिश कलर का। तो ये ग्रीन से रेडिश कैसे हुआ? जो क्लोरोप्लास्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। आ रही बात समझ में? ग्रीन से रेडिश कैसे हुआ? वो राइपनिंग टोमेटो में या चिली में, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। जो ऑरेंज कलर को कैरेट में मिल रहा है वो भी कैसे मिल रहा है? बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ
क्रोमोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये ग्रीनिश है। कैसे हैं ये? ग्रीनिश प्लास्टिड्स है। इनके अंदर आपको मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। आप जानते हैं क्या है? क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स, दो तरह के पिगमेंट मिलते हैं। इसका काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड। क्या काम है इसका? सिंथेसिस ऑफ फूड। तो मेजरली जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ मिलते हैं? ग्रीन प्लांट्स में। कहाँ मिलते हैं आपको? ग्रीन प्लांट्स में। और वो भी कहाँ पे? मिजोफिल सेल्स में। कहाँ मिलेंगे? मिजोफिल सेल्स, जो कि लीव्स के अंदर मिलते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, मिजोफिल सेल्स लीव्स में आपको क्या मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ये वेरी करते हैं साइज, शेप और नंबर में। दिस वेरी इन साइज, शेप एंड नंबर। आ रही बात समझ में आपको? सो साइज इनका वापस हम देख लेते हैं। इनका साइज है, वेरिएबल थिकनेस होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर, लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर। शेप भी देख लेते हैं इसका, स्फेरिकल, लेंस शेड, ओवल, डिस्कॉइड, इवन रिबन शेप भी मिलता है। स्पायरोग्राम में रिबन शेप मिलता है। क्लियर है? तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट शेप में मिलते हैं। नंबर इसका तो ये इवन 1 पर सेलिंग कैलमाइडोम यहाँ से, या फिर ग्रीन अलगे में, या ग्रीन अलगा होता है, ग्रीन अलगा जिसमें 1 पर सेल है कैलमाइडोमोनास में, से लेके 20 to 40 पर सेल इन मीजोफिल मिल सकता है। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्या है इसका क्लोरोप्लास्ट का? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वैसे यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर दोनों का। इसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। ये भी एक आउटर है, एक इनर है। इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली वही लेस परमेबल है, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल है। क्लियर है? और वही प्रोटीन, वही कंटेंट बिल्कुल सेम ही है, जो आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया वही सेम कहानी यहाँ पर भी लागू है। और जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं उसको। क्लियर है? स्ट्रोमा में हमको क्या मिलेंगे? ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स, जिसको हम बोलते हैं थाइलोकॉइड्स। यहाँ पे ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड्स। और इन थाइलोकॉइड्स को एक के ऊपर एक जमा दे तो ये क्या बनाता है? ग्रेना। अगर इनको कॉइन लाइक एक के ऊपर एक कर दें तो इसको बोलते हैं हम ग्रेना, सिंगुलर ग्रेना, और सिंगुलर क्या होगा? ग्रेनम। गैस को एक और नाम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड थाइलोकॉइड। ठीक है ना? थाइलोकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना या आपस में कनेक्ट होते हैं किससे? एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले। ये डिफरेंट ग्रेनास जो है इनके थाइलोकॉइड आपस में कनेक्ट होते हैं बाया इंटर मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है ना? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? एंजाइम्स मिलेगी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनाने के काम आती है। साथ में डबल स्ट्रैंडेड वही डीएनए मिलता है इसके अंदर, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? 70s होते हैं, और ये स्मॉलर होते हैं साइटोप्लाज्म राइबोसोम से। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखो ये रहा, ये क्या है हमारी इसकी? आउटर मेम्ब्रेन। और ये वाली क्या है हमारी? इनर मेम्ब्रेन। ये एक क्या हुआ हमारा? थाइलोकॉइड। और ये पूरा क्या हुआ हमारा? ग्रेना। ठीक है? और इनके बीच में जो कनेक्टिंग है ये क्या है? स्ट्रोमा लेमेले। एक और आपको थोड़ा अच्छा दिखा देता हूँ। ये पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक को ग्रेनम बोलते हैं। ये जो एक सिंगल है थाइलोकॉइड है, इनको जो ज्वाइन कर रहा है वो लेमेल है। ये राइबोसोम है कौन से? 70s। स्ट्रोमा, ड्रॉप ऑफ लिपिड्स। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए वही डबल स्ट्रैंड सर्कुलर। स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनते हैं यहाँ पे। स्टार्च डिपोजिट काम ही क्या है इसका? स्टार्च बनाना ना। तो फंक्शन क्या क्लोरोप्लास्ट का? वेरियस फंक्शंस लाइक क्या करता है ये? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें 2 रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलोकॉइड्स में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। ये पढ़ाऊंगा मैं कहाँ पर आपको? जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में। ठीक है ना? और दूसरा काम क्या है इसका? स्टोरेज ऑफ स्टार्च। एक डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट डायग्राम दे रखा है मैंने। ये डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ये इसका पोरफायरिन हेड है, इसमें मैग्नीशियम मिलता है। क्लियर है? ठीक है? प्रोटोपोरफायरिन रिंग मिलती है, और ये पूरी इसकी टेल है क्लोरोप्लास्ट की। इसको क्लोरोफिल ए का बना रखा है मैंने, ये क्लोरोफिल ए है। क्लियर है? और क्लोरोफिल बी में यहाँ पे CHO होता है। बस आ रही बात समझ में ये? तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा डिटेल में। क्लियर है? अभी इतना बहुत है ना। फिर हम एक चीज़ें होती है, एक थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। हम जो यहाँ पढ़ने वाले वो क्या है? एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल्स है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, नया बनता नहीं है, वो जो पुराने प्री एग्जिस्टिंग है उनसे ही डिवाइड होकर नए बनते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन। कैसे? बाय बाइनरी फ्यूजन। तो ये कैसे राइज होते हैं? फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वंस, या फिर प्रोप्लास्टिन इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसको हम एक और नाम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से खुद के RNA है, खुद का राइबोसोम है,
खुद का डीएनए है, कंप्लीट मशीनरी खुद की है, इसको सेल के बिना भी सस्टेन कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो दे आर कैपेबल ऑफ सेल डुप्लीकेशन, खुद डिवाइड कर सकते हैं, खुद का सर्कुलर डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, खुद का आरएनए, खुद का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस है। आ रही बात समझ में? इसको हम बोलते हैं ये क्या है, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट्स। ऐसा बोलते हैं कि क्या हुआ, पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर यूकैरियोट्स आए, विद टाइम इस यूकैरियोट्स ने, समूहवा में एक बड़े यूकैरियोट ने इस प्रोकैरियोट कर लिया इंगल्फ। अब जब इसको इंगल्फ करा, ये प्रोकैरियोट अंदर आया तो ये विद टाइम अंदर रखा गया और फिर ये डेवलप हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। देखो यहाँ पे जैसे ये रहा, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसने साइनोबैक्टीरिया को, इस यूकैरियोटिक सेल ने साइनोबैक्टीरिया को क्या करा, अंदर लिया, ये अंदर आ गया, फिर विद टाइम डबल मेम्ब्रेन क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। क्या बन गया, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट। आ रही बात समझ में? ये तो इनका, क्योंकि इनका अब इसको प्रूफ कौन करता है, तो एक तो ये इनका खुद का न्यूक्लिक एसिड है, वो भी कैसा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और प्रोकैरियोट में कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। राइबोसोम खुद के 70s, प्रोकैरियोट में कैसे हैं, खुद के राइबोसोम होते हैं 70s। इनकी मेम्ब्रेन रिजेंबल करती है किसके, बैक्टीरिया के, और इनके प्रोटीन्स को हम पॉइंट्स बोलते हैं। इनकी खुद की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, एटीपी फॉर्मिंग मशीनरी है, तो ये क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोट्स। या इस थ्योरी का नाम क्या है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या बोलती है ये कि जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिराइव हुए हैं, प्रोकैरियोट से, और वो क्या है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन तो है ही, साथ में वो क्या है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, दे आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल। इससे हम आगे आते हैं, आप किस पे, अगला टॉपिक क्या है हमारा, राइबोसोम्स। हमने कब से राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे थे, इसको डिस्कवर किसने करा, जॉर्ज पैलेड ने 1953 में एनिमल सेल के अंदर। क्लियर है? वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था। क्लियर है? बनते किसके हैं ये, आरएनए। किसके बनते हैं ये, आरएनए और प्रोटीन्स के, मतलब दिस आर फॉर्म्ड ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। इसको हम क्या बोलते हैं फिर, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबोसोम किसके बन रहे हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम किसके बनते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम पे आते हैं, ठीक है ना। ये 2 सब यूनिट के बनते हैं, आपको मैंने पहले भी सिखाया था, मैंने बताया था आपको जब हम पहले पढ़ रहे थे कि दिस आर फॉर्म ऑफ 2 सब यूनिट्स। 1 राइबोसोम सब यूनिट लार्ज होती है साइज में और डोम शेप लाइक होती है, वह छोटे वाली स्मॉलर होती है और वो लार्ज यूनिट के ऊपर रखी होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दोनों सब यूनिट एक्चुअली क्या होता है कि दोनों सब यूनिट साथ में जुड़ी हुई नहीं मिलती है। ये दोनों सब यूनिट क्या होती है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, 10⁻² मोलर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन पे जो स्मॉल यूनिट है और जो लार्ज यूनिट है वो दोनों कंबाइन कर जाएगी, क्या बना लेगी, राइबोसोम। क्या बना लेगी, पूरा राइबोसोम फंक्शनिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन चाहिए। जब ये रिड्यूस होता है, दोनों यूनिट जब साथ में जुड़ती है, क्लियर है, बिलो क्रिटिकल लेवल दोनों अलग हो जाएगी, पर जब ये 10⁻² मोलर पे आ जाएगा तो साथ में जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी, डाइमर बनाएगी। तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं कॉमन आरएनए के ऊपर, एक कॉमन मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे, से ये एक एमआरएनए है, एमआरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम साथ में लगे हुए हैं। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम या अर्गोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम या अर्गोसोम। ये आपको सिर्फ कहां मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में, दिस आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब मैंने आपको बता चुका हूं 70s राइबोसोम किसका बनता है। इसमें आरएनए यूज्ड टू प्रोटीन का रेशियो क्या है, 60:40, इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। और 70s में 2 यूनिट होती है, एक 30s यूनिट जिसमें आपको एक 16s बनाने 21 प्रोटीन मिलते हैं और 16s आरएनए मिलता है, और एक 50s यूनिट लार्जर यूनिट जिसमें 34 प्रोटीन्स है और 23s आरएनए और 5s आरएनए है। वही जो 80s राइबोसोम है वो आपको यूकैरियोट से मिलता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन किसमें 40:60 के रेशियो में। यहाँ पे आरएनए कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, वहीं 70s में आरएनए ज़्यादा था, प्रोटीन कम था। ये बनता है 40s स्मॉलर यूनिट का, इसमें 33 प्रोटीन और 18s आरएनए, और एक 60s लार्जर यूनिट इसमें 40 प्रोटीन है और 3 तरह के आरएनए, 20s, 5.8s और 5s। ये आप देख रहे हैं, एक लार्ज यूनिट कैसी है और एक स्मॉल सब यूनिट, ये हेड जैसी है और कैप जैसी है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे राइबोसोम बना रहे हैं। ये इसमें ये एमआरएनए बाइंडिंग साइट है, ये वाली, ये ई साइट और ये पी साइट है। आ रही है समझ में?
ई साइड का काम क्या है? चेन बनाना। ई और पी का काम क्या होता है? प्रोटीन चेन बनाना। इसका काम क्या है असल में? प्रोटीन सिंथेसिस। ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा दे रखा है 30s राइबोसोम और यूकैरियोट्स में क्या क्या मिलता है, क्लियर है? उसमें कौन कौन कितने प्रोटीन और कितने आरएनए है, ये आपको याद रखना है। सारा एमसीक्यू ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर है? आपके समझ में आ रही है ये? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? तो एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेजर, वो है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? जो फ्री राइबोसोम है, जो कि ईआर पे नहीं जुड़े हुए हैं, वो बनाते हैं नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स। वहीं जो ईआर पे जुड़े हुए हैं वो क्या बनाते हैं? सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है ना? जो फ्री है वो क्या बनाएंगे? नॉन सिक्रेटरी। वहीं जो बाउंडेड है वो क्या बनाएंगे? सिक्रेटरी प्रोटीन्स। आ रही बात समझ में? ये ठीक है ना? साथ में फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बनाते हैं ताकि सेल के अंदर यूज कर सके। वहीं अटैच राइबोसोम क्या बनाएंगे? प्रोटीन जिनको ट्रांसपोर्ट करना हो, क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये तो ये प्रोटीन फैक्टरीज हुए। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स है उनको ये प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैपरोन्स। चैपरोन्स क्या होता है? इसको एक और नाम बोलते हैं हम हीट शॉक प्रोटीन। इनका काम क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। इनका काम क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। आ रही है समझ में? दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम्स। अब हम आते हैं हमारे साइटोस्केलेटन पे। किस पे आएंगे? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक्चुअली क्या करता है? सेल का इनर स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है, उसका इनर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मेंटेन रखता है, क्लियर है? तो ये बहुत माइन्यूट है, फाइब्रस है, फिलामेंटस है, ट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं ये। और ये क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल के इनसाइड का, क्लियर है? ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। आ रही बात समझ में? ये इनका फॉर्म क्या है? फंक्शन जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। सेल का शेप मेंटेन करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना और मोटिलिटी। दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? साइटोस्केलेटन। इसमें पहला क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में मिलते हैं, क्लियर है? या को कहाँ मिलेंगे? सीलिया, फ्लैगेला, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज एंड माइटोटिक एपरेटस में मिलते हैं। याद रखना प्रोकैरियोट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? ये होलो। ये अनब्रांच सिलेंडर्स हैं। जनरली अबाउट 25 नैनोमीटर डायमीटर है इसकी। डायमीटर याद रखना है इसकी कितनी है? 25 नैनोमीटर डायमीटर होती है इसकी। और होलो कोर कितना है? 15 नैनोमीटर का। और एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किसका बनता है? 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स का। ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, वो एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। इस तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। यह एक क्या है? प्रोटोफिलामेंट। और ये पूरा क्या हुआ मिलके? माइक्रोट्यूब्यूल। ये पूरा कितना है? 25 नैनोमीटर का। वही ये बीच में ये कितने का है? 15 नैनोमीटर का। ये होलो होता है, क्लियर है? और इनकी असेंबली और डिसेंबली के हमको क्या चाहिए? जीटीपी एंड कैल्शियम। जीटीपी क्या होता है? जीटीपी इज ग्वानिन ट्राई फॉस्फेट। जीटीपी क्या है? ग्वानिन ट्राई फॉस्फेट। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम है स्पिंडल्स एंड एस्ट्रल रेस बनाना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये। साइटोस्केलेटन सीलिया और फ्लैगेला का साइटोस्केलेटन बनाता है ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, और साथ में सेल की मोटिलिटी प्रोवाइड करता है ये। माइक्रोट्यूब्यूल्स एनाफेज में हेल्प करता है, किसमें? एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में। ये आपको पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन में। ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाया किसका? न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस का। एंड पोजीशन ऑफ फ्यूचर सेल प्लेट। सेल प्लेट क्या होती है? ये सेल है, ये डिवाइड होने वाला है, तो ये होगी हमारी सेल प्लेट बीच में। तो सेल प्लेट की पोजीशन कौन डिटरमाइन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन डिटरमाइन करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सारे फंक्शन क्या है इसके? ये इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? ये फिर आते हैं हम ट्यूबुलिन, हेटेरोडाइमस और प्रोटोफिलामेंट के ऊपर। किस पे आते हैं हम? ट्यूबुलिन, हेटेरोडाइमस एंड प्रोटोफिलामेंट। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, जो ट्यूबुलिन के डायमर्स बनते हैं किसके बनते हैं? अल्फा और बीटा। एक अल्फा चेन एक बीटा चेन होती है। ये अल्फा बीटा चेन आपस में जुड़ती है और क्या बनाती है? पूरा प्रोटोफिलामेंट। ये एक नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है।
नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल होता है, पॉजिटिव एंड इसका फॉर्मिंग एंड होता है, नेगेटिव एंड डिसेंबली एंड होता है। और ऐसे 13 मिलके पूरा ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है 25 नैनोमीटर, और ये कितना है 15 नैनोमीटर। आ रही बात समझ में? ये क्लियर है ये। और ये कैसे कर जुड़ते हैं? जीटीपी की मदद से, ठीक है ना। यहाँ पे एक जीटीपी होता है, जीटीपी के ऊपर आकर दूसरा जुड़ता है, वो अपना फॉस्फेट लूज करता है, वो जीडीपी बन जाता है। ये आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा जब मैं इसको माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन में। क्लियर है? फिर अगला क्या है साइटोस्केलेटन में? माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट चीज इज माइक्रोफिलामेंट्स। ये भी कहाँ मिलता है हमको? सिर्फ यूकेरियोटिक सेल से मिलता है। सॉलिड अनब्रांच, ये सॉलिड है, माइक्रोट्यूब्यूल है हॉलो है, ये क्या है? सॉलिड है। रोड लाइक फाइबर से इनडेफिनेट लेंथ होती है इसकी, माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ डिफरेंट होती है, इसकी इनडेफिनेट होती है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बनते हैं जिसमें मायोसिन भी आता है। क्लियर है? और ये काफ़ी एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं साइटोप्लाज्म में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे होते हैं। इसका काम क्या है? सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कॉन्टेक्टाइल सिस्टम ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ये। अमोइबॉइड मूवमेंट जो आपने पढ़ा है, सीडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ये इसमें हेल्प करते हैं, सीडोपोडिया फॉर्मेशन में। क्लियर है? दिस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो। जब सेल डिवीजन होता है ना, ऐसे सेल है तो इसमें जब डिवीजन होगा ना तो ये ऐसा बनता है। तो ये क्या है? फरो, इसको बोलते हैं सेल फरो। और इसमें कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट्स। कौन हेल्प करते हैं? ये माइक्रोफिलामेंट्स। क्लियर है? अगला है इंटरमीडिएट, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हॉलो एसिडिक प्रोटीन के बनते हैं ये क्रोमेटिन की पैकिंग में काम आते हैं, स्कैफोल्ड पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन में काम आते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सो सेंट्रोसोम क्या है? इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसे 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम डिप्लोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम डिप्लोसोम भी बोलते हैं। और जिसके आसपास सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फियर या काइनोप्लाज्म। सेंट्रोस्फियर या काइनोप्लाज्म। आ रही बात समझ में? ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? ये राइट एंगल पे है। ठीक है ना? अब सेंट्रोस आपको कहाँ मिलेंगे? सारे यूकेरियोटिक सेल्स में जो कि एनिमल सेल्स है, फंगाई है, अलगे है, पर ये आपको हायर प्लांट्स में नहीं मिलेंगे। दिस आर फाउंड इन एनिमल्स, फंगाई, अलगे, बट नॉट इन हायर प्लांट्स। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका भी। तो ये वर्ल होता है, एक तरह का वर्ल मतलब कैसा अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट है। 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रल्स का ऑफ ट्यूबुलिन का 9। ठीक है ना? सेंटर में ये ऑप्शन होता है, इसलिए इसको अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 9+0। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज 9+O, क्योंकि 9 पेरिफेरली ऐसे हैं और बीच में कुछ भी नहीं तो O। क्लियर है? हर एक फाइब्रिल जो है वो बनता है 3 सब फाइबर्स का। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रिपलेट फाइब्रिल, जिसमें सब फाइबर्स A, B और C आता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट फाइब्रिल। है ना? जो एडिसेंट ट्रिपलेट है वो कैसे कनेक्ट होते हैं? C कनेक्ट होता है A से। C और A के बीच में एक प्रोटीनेशियस लिंकर होता है जो आपस में जोड़ता है उनको। क्लियर है? और जो सेंटर है सेंट्रियोल का वो रॉड शेप्ड है, प्रोटीनेशियस मास है, उसको बोलते हैं हब। उसको हम क्या बोलते हैं? हब। और हब से क्या निकलता है? 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। कैसे जोड़ते हैं? रेडियल स्पोक्स। और उन पे क्या मिलता है? ट्रिपलेट फाइब्रिल। तो क्योंकि यहाँ पे रेडियल स्पोक्स है तो ये अपीयरेंस क्या कहते हैं? कार्टविल अपीयरेंस। क्या आता है यहाँ पे? कार्टविल अपीयरेंस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे हैं इसका? यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं है सेंट्रियोल की, बट इज सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट्स, इसको हम मैस्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है? जिसको माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, जो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसे ही बनते हैं। तो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखना, ये सेंट्रियोल का है ना, सॉरी ये सेंट्रियोल में सीलियस लगेगा, सेंट्रियोल का ऐसा बन जाएगा देखना। जैसे ये हब है, ये एम्प्टी है, इससे 9 फाइबर निकलते हैं, 1 2 3 1 2 3 ठीक है ना?
ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और इनको आपस में लिंक कर रहा है। ये मेरे रेडियल स्पोक हो गए और ये मेरा क्या है, हब, जो कि एम्प्टी है, इसलिए इसको अपन 9+O बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ये क्लियर है ये। अब हम आते हैं आगे, फंक्शन क्या सेंट्रल का, तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ वेसल बॉडीज, जो सीलिया और फ्लैगेला बनाती है। आगे कर सेंट्रल स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जो कि स्पिंडल एपेंडिक्स बनाएगा, किसमें सेल डिवीजन, समझाऊंगा ये आगे में क्या होता है। फिर हम आते हैं सीलिया एंड फ्लैगेला पे। सीलिया सिंगल सीलियम, फ्लैगेला का सिंगल फ्लैगेलम होता है। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है मेम्ब्रेन से। सीलिया स्मॉलर होते हैं, जो और सारा काम करते हैं धक्का मारने में। क्लियर है? इसकी एक्टिविटी ऑफ सीलिया क्या करती है, कॉज द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। इसकी एक्टिविटी क्या करेगी, या तो सेल को मूव करेगी या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को। वहीं फ्लैगेला कंपेरेटिवली लॉन्गर है और ये सिर्फ सेल का मूवमेंट करवाता है। क्लियर है? फ्लैगेला आपको प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में मिलता है, पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैगेला की बात करते हैं। तो सीलिया एंड फ्लैगेला क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है ना? दे कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रल लाइक बेसल बॉडी से निकलते हैं। एट द बेस इज द एंकर एंड कंट्रोल द मूवमेंट्स, उनसे निकलते हैं। ये बेस पे एंकर की तरह एक्ट करते हैं, उसको बांध के रखते हैं और उनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? इनके अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इनके कोर को हम बोलते हैं एक्सोनिम, कोर इज नोन एज एक्सोनिम। इनका कोर क्या हो गया, एक्सोनिम, जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलल चलती थी लॉन्ग एक्सिस के। क्लियर है? एक्सोनिम किसका बनता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स का। 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स मिलते हैं आपको। आ रही है समझ में यहाँ पे, जो कि रेडियली अरेंज्ड है अलोंग द पेरिफेरी, और एक पेयर मिलेगा आपको कहाँ पे, सिंगल इन द सेंटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स होते हैं और 2 सेंटर में, तो ये कैसा हुआ, 9+2 अरेंजमेंट। पेयर ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन सेंटर, ये एक दूसरे कैसे कनेक्टेड होते हैं, बाय सेंट्रल शीथ। ठीक है ना? My central sheath is connected to each peripheral doublet of microtubules by a radial spoke। और जो सेंट्रल शीथ है वो हर एक पेरिफेरल डबलेट से कनेक्ट है, किससे, विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। और कितने रेडियल स्पोक है, टोटल 9। और पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिंकर्स, जो किसके बनते हैं, नेक्सिन प्रोटीन के। लिंकर किसके बनते हैं, नेक्सिन के। देखना यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो 1 और 2 डबलेट्स, और इनके इसमें इंटर डबलेट ब्रिज है। और ये सेंट्रल शीथ है, ये वाली, ये मेरी क्या है, ये सेंट्रल शीथ है। ये मेरे डबलेट्स हुए और इनसे ये क्या लिख रहे हैं, अपने रेडियल स्पोक्स निकल रहे हैं, और ये क्या होते हैं, डबलेट के फॉर्म में होते हैं, 9+2। और इनको आपस में कौन जोड़ रहा है, नेक्सिन। जो इंटर डबलेट ब्रिज है ये क्या का बनता है, नेक्सिन का बनता है। क्या का बनता है, ये नेक्सिन का। आ रही बात समझ में? ये क्लियर है? और ये क्या हुआ है, ये जो है ये आर्म्स, ये क्या, डाइनिन आर्म्स, डाइनिन आर्म्स होते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ सीलिया या फ्लैगेला का स्ट्रक्चर। और इस पूरे क्रॉस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोनीम। सीलिया और फ्लैगेला, नंबर ऑफ सीलिया पर सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, पर फ्लैगेला हमेशा 1 to 4 ही होंगे। ये स्मॉलर इन साइज है, ये लॉन्गर इन साइज है। सीलिया यूजुअली कहाँ मिलेंगे आपको, थ्रू आउट या मेजर पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ अ सेल। फ्लैगेला आपको सिर्फ एक सेल के एंड में मिलेंगे। सीलिया लोकोमोशन, फीडिंग और सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, फ्लैगेला सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। दिख रहा है, ये फ्लैगेला है। फ्लैगेला डायरेक्शन मोशन क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। सीलिया डायरेक्शन मोशन पीछे धक्का मारता है, सीलिया डायरेक्शन मोशन क्या होता है, आगे की तरफ होता है। क्लियर है? आगे समझ दिख रहा है आपको ये पूरा, ये सेंट्रल शीथ, ये इनर शीथ है, सेंट्रल शीथ हुई मेरी, ये डबलेट्स हुए हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये हमारे डबलेट्स हुए, और ये 9 रेडियल स्पोक से जुड़े हुए हैं ये पूरे, ए और बी ट्यूब्यूल्स, ये डाइनिन आर्म्स, और ये जोड़ रहा है वो नेक्सिन है। आ रही बात समझ में? ये अरे क्लियर है सीलिया फ्लैगेला का स्ट्रक्चर, हमने इसके फंक्शन भी देख लिए हैं। अरे आपको समझ में आ रहा है ये बात? तो हम आते हैं किस पे, न्यूक्लियस पे। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। आपको मैं बताया था न्यूक्लियस सबसे डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। ठीक है ना? लेटर द मटेरियल न्यूक्लियस चेंज मतलब बेसिक डाइज, एंड इसको हमने नाम क्या दिया, क्रोमेटिन नाम दिया। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने नाम दिया था क्रोमेटिन। क्लियर है? न्यूक्लियस बहुत बड़ा ऑर्गेनल है, इट्स अ वेरी लार्ज ऑर्गेनल, जिसमें सारी एक्टिविटीज होती है यूकैरियोटिक सेल्स की। कुछ कुछ सेल में तो मोर देन 1 न्यूक्लियस भी मिलता है, देयर आर मोर देन 1 न्यूक्लियस, लाइक बायन्यूक्लिएट सेल्स, बायन्यूक्लिएट सेल्स हैविंग 2 न्यूक्लियाई पर सेल, पैरामीशियम। मल्टीन्यूक्लिएट, जिसमें मोर देन 1 न्यूक्लिया है, ओपेलिना में मिलता है। और कुछ में तो न्यूक्लियस मिलते ही नहीं है, ए न्यूक्लिएट बोलते हैं उनको हम। उनमें से एग्जाम्पल है मेम्ब्रेन आरबीसी एंड सीव ट्यूब सेल्स। आप देख सकते हैं, देखो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये क्या है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पोर्स है, जो मेम्ब्रेन स्पेस दिख रही है क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पूरा ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियोलस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पाते हैं। स्ट्रक्चर, ये नॉन डिवाइडिंग फेस न्यूक्लियस एक इन नॉन डिवाइडिंग फेस इज कॉल्ड इंटरफेस न्यूक्लियस। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब न्यूक्लियस हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस न्यूक्लियस। टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या मिलता है आपको, न्यूक्लियर एनवेलप मिलेगा बाहर पूरा, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस मिलेगा एंड क्रोमेटिन मिलेगा। ये आपको कब मिलता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो, टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं। इट बाउंड्स द न्यूक्लियस ऑन आउटसाइड एंड सेपरेट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस को बाहर से बाउंड रखता है और साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, ठीक है ना। दो मेम्ब्रेन इसमें भी, इनर एंड आउटर। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ है, वहीं आउटर मेम्ब्रेन क्या है, वैसे आउटर मेम्ब्रेन में भी स्मूथ या इसके साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल सकते हैं, क्लियर है। और ये किससे कनेक्ट होती है हमेशा, एंडोरेटिकुलम। आपको पता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा किससे कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है। इन दो मेम्ब्रेन के जो स्पेस उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये स्पेस कितनी बड़ी है, 10 to 50 नैनोमीटर विड्थ में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोर्स मिलते हैं जो दो मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बनते हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन जा रही है, ये मेम्ब्रेन जा रही है, ये दोनों फ्यूज हो गई, फिर ऐसे ये दोनों फ्यूज हो गई। ये क्या है मेरा न्यूक्लियर पोर, क्या हो गया मेरा ये न्यूक्लियर पोर। तो यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं। इट इज फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, दोनों के मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनेंगे। आ रही बात समझ में। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में सब्सटेंस को एक्सचेंज करवाना। तो इट रेगुलेट्स द कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस टू इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। जैसे आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन को अंदर बाहर का रेगुलेट करते ही हैं। आ रही बात समझ में, या उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं इससे। अगला है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलोइडल सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस को फिल करता है पूरे। इसके अंदर हमको क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस जो कि हाईली एक्सटेंडेड है, और इसमें आपको न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स और क्रोमेटिन मिलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस की बात करते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है। इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस से ना अलग से कोई सेपरेट नहीं होता है, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं जिसको अलग करे। ये क्लियर है। न्यूक्लियस में होता क्या है, आरएनए सिंथेसिस। क्या होता है यहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एक्चुअली राइबोसोम बनते कहाँ हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आर लार्ज एंड मोर न्यूमरस इन सेल जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस हो, क्योंकि जितना प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम चाहिए, उतना आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियाई चाहिए। आई बात समझ में। ये अगला है क्रोमेटिन। नेक्स्ट थिंग इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बाद में आते हैं हम। इंटरफेस में लूज थ्रेड लाइक होते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है, डीएनए है, वो यहाँ पे लूज थ्रेड लाइक होता है। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और इनको ऐसा नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने, क्योंकि ये किससे स्ट्रेन होते हैं, बेसिक डाइस होते हैं। और ये क्रोमेटिन कंडेंस होके, मतलब कंडेंस डेंस होके क्या बनाते हैं, ये क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं, ये क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन इसेंशियली किसका बनता है, डीएनए का बनता है। एंड बेसिक प्रोटीन जिनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स। इसेंशियली इट इज फॉर्म ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन्स। इसमें आरएनए भी मिलता है, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलते हैं, पर मेनली डीएनए प्लस हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है, पैकेज करना प्रोटीन्स को, ठीक है ना। ये पैकेजिंग प्रोटीन्स है, ये डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन सके। इससे क्या बन सके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन सके। ड्यूरिंग डिफरेंशियल सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। जब सेल डिवीजन की न्यूक्लियस आगे बढ़ती है तो आपको क्रोमेटिन नहीं मिलता है, वो क्या मिलता है आगे, क्रोमोसोम मिलता है। क्या मिलता है हमें, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस की जगह पे। क्रोमेटिन फिर दो तरह के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। ये आपको हमने स्टेनिंग से बताया, जब हमने इसको स्टेन करा बेसिक डाई लाइक एसिटोकार्मिन या फ्यूल्जन स्टेन से इसको स्टेन करा, तो हमको दो रीजन मिलते हैं, एक होता है डार्क, एक होता है लाइट। डार्क को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन रीजन, ये डार्क स्टेन होता है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव है और बहुत कंडेंस, गुच्छा बना हुआ है यहाँ पे डीएनए का, तो हाईली कंडेंस्ड है, एक बहुत टाइटली पैक्ड डीएनए और जेनेटिकली कोई काम का नहीं होता है। वहीं जहाँ पे लाइट स्टेनिंग होती है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ये ड्यूरिंग इंटरफेस, ये जेनेटिकली एक्टिव होता है और रीच होता है डीएनए में, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन बनते हैं इससे। क्लियर है।
फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मिलता है जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। जो हायर ऑर्गेनिजम्स में उनके न्यूक्लियस क्या होता है, काफ़ी वेल डिफाइंड होता है और उनमें क्रोमोसोम भी फिक्स होते हैं, उनका साइज और शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि एक सिंगल ह्यूमन सेल है जिसमें उसमें कम से कम 2 मीटर लंबे थ्रेड डीएनए मिलती है और उसमें 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स मैंने आपको पहले बताया, 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं यहाँ पे। क्लियर है? देख रहे हैं क्रोमोसोम इस तरह से दिखता है, डबल पेयर होता है, डबल क्रोमेटिड्स मिलते हैं यहाँ पे। और इसके सेंटर में जो ये क्या है, काइनेटोकोर है। क्या है ये? काइनेटोकोर है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रोमोसोम में 2 आइडेंटिकल हाफ होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमेटिड्स। और जो साथ में कौन रखता है, एक पॉइंट, एक पेटा 1 पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक तरह से प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, नैरो सा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये, ठीक है ना। ऑन साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर, ये पूरा ये क्या है मेरा सेंट्रोमियर है, ये पूरा क्या है सेंट्रोमियर, ठीक है ना। और इसके साइड्स पे हमको क्या मिलते हैं? काइनेटोकोर्स। क्या मिलते हैं हमको? काइनेटोकोर्स। और जो डीएनए का एंड है, क्रोमोसोम का एंड है, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं इसको हम? टीलोमियर। एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर टीलोमियर। क्लियर है? और ये क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग और उसका लॉस प्रिवेंट करते हैं। डिपेंडिंग सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पर है, क्रोमोसोम को हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पहला होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। पहला कौन सा है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर कहाँ होता है? बिल्कुल मिडिल में। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर। तो एनाफेज पे जो क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं तो इसमें 2 इक्वल आर्म्स बनती है, दोनों आर्म्स क्या होती है? इक्वल होती है, तो इसको बोलते हैं वी शेप। दोनों आर्म्स क्या होती है? इक्वल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी शेप क्रोमोसोम एनाफेज पे। आ रही बात समझ में? आपको मेटासेंट्रिक दिखाता हूँ क्रोमोसोम में। ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये वाला क्रोमोसोम क्या है? मेटासेंट्रिक, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल बीच में ही है, तो ये वी शेप बनता है, ठीक है ना, एनाफेज पे। फिर हम आते हैं किस पे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सब मीडियन सेंट्रोमीटर है, मियर है, मतलब सेंट्रोमियर मीडियन मिडिल में नहीं है, थोड़ा ऊपर है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे है सेंटर से क्रोमोसोम के, ठीक है ना। तो ये क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो इसमें एक आर्म छोटी होगी, एक आर्म बड़ी होगी, हेटेरोब्रेकियल है ये। तो ये अपेयर करता है एल शेप। कैसा दिख रहा है ये? एल शेप। इसमें एक बड़ी एक छोटी है, पी और क्यू, एक बड़ी और एक छोटी होती है। आ रही बात समझ में? तो ये वाला क्या है हमारा? ये वाला, ये शॉर्ट आर्म दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग आर्म है, ये हुआ हमारा सब मेटासेंट्रिक। आ रही बात समझ में? फिर अगला आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। इसमें क्रोमोसोम एंड के बहुत पास में होता है, प्रॉक्सिमिटी में, इसलिए ये जे शेप होता है। इसमें एक आर्म बहुत छोटी है और एक आर्म बहुत बड़ी है। ये रहा, ये वाला क्या है हमारा? एक्रोसेंट्रिक। ये कैसा होता है? जे शेप। कैसा होता है ये? जे शेप। क्लियर है? और फिर एक होता है लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टर्मिनल सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड में होता है, तो इसमें एक आर्म तो होती ही नहीं है। क्लियर है? इट इज अ आई शेप। इसमें सिर्फ सिंगल आर्म होगी, इसमें इसका बोलते हैं आई शेप। क्या बोलते हैं इसको हम? आई शेप। तो ये हमारा क्या हुआ? टीलोसेंट्रिक। ये होता है आई शेप। आ रही बात समझ? सेंट्रोमियर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर के प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये। क्लियर है? सो फ्यू क्रोमोसोम्स में है एडिशन, कुछ क्रोमोसोम में ज़्यादा एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस मिल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशंस या न्यूक्लियर ओरिजिनिंग रीजन्स, उनके एंड्स के वहाँ मिलते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद में जो क्रोमोसोम मिलता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? सैटेलाइट। ये आपको सैट क्रोमोसोम में मिलता है। कहाँ मिलता है ये? सैट क्रोमोसोम्स के अंदर। ये मार्कर क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमंस के अंदर देयर आर 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में 5 पेयर मिलते हैं सैट क्रोमोसोम्स के। क्लियर है? ह्यूमंस में देयर आर 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोसोम। ये देख रहा है सैटेलाइट, ये सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? सैटेलाइट है। देयर आर 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। क्लियर है? फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जाइंट क्रोमोसोम्स देखते हैं हम, जो स्पेशल टिश्यू मिलते हैं। एक पहला है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, डिस्कवर्ड बाय रुकर्ट। ये आपको कहाँ मिलता है? प्राइमरी यूसाइड न्यूक्लियाई ऑफ वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी। ये डिप्लोटिन वेरी बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, जो कि सॉइंट जंटर पॉइंट्स कॉल्ड कैस्मेटा। ये डिप्लोटिन होता है, बाइवेलेंट है, और एक कुछ पॉइंट में होता है इसको बोलते हैं कैस्मेटा। कैस्मेटा और डिप्लोटिन बाइवेलेंट मैं आपको सेल डिवीजन में अच्छे से पढ़ाऊंगा,
पर अभी याद रखना है कि डिप्लोटीन बाइप्रिंट क्रोमोसोम होता है जो क्यास्मेटा पे जुड़ा हुआ होता है, क्लियर है। इसकी मेन एक्सेस डीएनए बनाता है और हर एक बाइवेलेंट बियर रोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोमियर्स, यहाँ बहुत सारे क्रोमोमियर्स मिलते हैं जिससे लेटरल पोजिशन और लूप्स निकलते हैं, क्लियर है। और ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पार्ट करते हैं और इनसे नेसेंट आरएनए बनता है, क्लियर है। आ रही बात समझ में, ये ठीक है ना। ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में यूज़ होते हैं, ये साथ में इन्फॉर्मोसोम्स एमआरएनए प्लस प्रोटीन बनाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो हमें याद में लैम्ब्रेश क्रोमोसोम होता है और किसने डिस्कवर किया, रुकट में। इससे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ मिलता है ये, प्राइमरी ओसाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। अगला क्या है, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलिटीन क्रोमोसोम्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड के सेल से मिलता है, ऑफ इंसेक्ट्स ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा, क्लियर है। डिस्कवर किसने किया, बाल्बियन ने 1981 में, क्लियर है। प्रेजेंस ऑफ दिस जायंट क्रोमोसोम मैक्सिमम हैव बीन मेड इन ड्रोसोफिला में मिलता है ये, और क्रिनोमस में मिलता है। ये बहुत बड़ा क्रोमोसोम है, लार्ज क्रोमोसोम होता है, अप टू 2000। ड्रोसोफिला सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कितना है, 2000 माइक्रोमीटर, 2 मिलीमीटर का होता है, ठीक है ना। हैव बीन ऑब्जर्व्ड, मतलब यहाँ पे 2000 फाइब्रिल्स है क्रोमोसोम की पर क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है बात आपको। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये सोमेटिक पेयरिंग होती है। इसमें क्या होती है, सोमेटिक पेयरिंग होती है। तो इनका नंबर आधा आता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सोमेटिक सेल। इसका नंबर क्या होता है, आधा होता है, एपीएस हाफ होता है, क्लियर है। फिर तो एक तरह क्या है, ये टिपिकल पॉलिटीन क्रोमोसोम है। schematic representation of formation of polyethylene chromosome and its dark bands by coming together of a number of chromonimida and dead chromomeres, ये मिलता है। यहाँ पे एक enlarged पोर्शन मिलता है पोलिटिकल क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं पफ। क्या बोलते हैं, पफ। तो आपको इतना याद रखना है इसमें कहाँ मिलता है और किसने डिस्कवर किया। और एक ये येलो मैंने जो आपको मार्क किया है कि सबसे बड़ा किसमें, ड्रोसोफिला में, सलाइवरी ग्लैंड में 2000 माइक्रोमीटर तक मिलता है, क्लियर है। ओनली दिस मच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस केस। आ रही बात समझ में, ये उससे आपको इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्लियर है। इट्स जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नॉट मोर देन दैट। अब देखो क्रोमोसोम के शेप की स्टडी, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइपिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, कैरियोटाइपिक एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सारे प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स में सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उनके हर एक के कुछ कॉन्स्टेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, साइज क्या है, पोजिशन क्या है सेंट्रोमेयर की, आर्म्स की लेंथ क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट्स, ये सब उनके स्पेसिफिक क्या कहते हैं, फिनोमिनास होते हैं जो हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और इन सब फीचर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोमोसोम में, इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। और इसका रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोलते हैं इडियोग्राम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज इडियोग्राम, वेयर द क्रोमोसोम ऑफ अ डिप्लॉयड सेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड मतलब 2n, डिप्लॉयड मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म 2n क्रोमोसोम है। जब इन क्रोमोसोम को हम उनकी साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इडियोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, इडियोग्राम। आ रही बात समझ में मेरे को, आपको मेरी, क्या बोलेंगे इसको हम, इडियोग्राम। दिस कंप्लीट्स क्रोमोसोम। इसके बारे में हम और डिटेल में कब पढ़ेंगे, कि हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, ये बार बार चीज आएगी, पर एक ब्रीफ है, एक स्टार्टिंग आपको मैंने दिया है जो आपको ध्यान रखना है इस बारे में। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो बॉडीज। क्या है हमारा, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज होती है, बहुत सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स मिलते हैं हमारे बॉडीज, हमारे सेल के अंदर, उसको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। उसमें आपको बहुत सारी एंजाइम्स मिलती है, या आपको एनिमल और प्लांट सेल में मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना, जो रेस्पिरेशन में होती है। एग्जाम्पल क्या है, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का काम, इसमें क्या मिलता है आपको, कैटलेस नाम की एंजाइम मिलती है एंड पेरोक्सिडेस एंजाइम मिलती है, क्लियर है। तो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना फूड का, ये फैटी एसिड के काम में आता है, क्लियर है। स्फेरोसोम लिपिड का करवाता है, ये प्लांट से मिलता है। एंड सेम इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। आ रही बात समझ में, ये तो डिफरेंट माइक्रो बॉडीज मिलती है जिनका काम क्या है, ऑक्सीजन रिएक्शन कैरी आउट करवाना। आ रही बात समझ में। सो दिस कंक्लूड्स द थ्योरी पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो हियर लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका आंसर होगा, देखो क्या बोला है, सेल ऑर्गेनल जो कि एनर्जी निकालना है किससे, कार्बोहाइड्रेट से ATP बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा C। इसका आंसर है C, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एटीपी कहाँ बनती है कार्बोहाइड्रेट से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंटर वैक्यूल्स एनिमल सेल में मिलते हैं क्या? दिस इज द रॉन्ग थिंग। लार्ज सेंटर वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं, ये आपका इसका आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं थर्ड वाला, इसमें भी रॉन्ग आंसर में देखना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये बिल्कुल सही है। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। पिलाई और फिम्ब्रे साइनोबैक्टीरिया में फ्लैगेलेटेड सेल्स नहीं होते, सही है ये। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। पीपीएल में वॉल नहीं होते, सेल वॉल में आपको बताया है ये, पर पिलाई फिम्ब्रे नहीं होते हैं। आंसर क्या है इसका? बी, पिलाई फिम्ब्रे नहीं, सिलिया फ्लैगेला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। क्लियर है। अब सेल ऑर्गन जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो कौन है? लाइसोसोम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सही बात है ये वाला पॉइंट। इट इज फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए, ये वाला भी सही है, बी पॉइंट भी। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ का भी ए। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूट्स ऑफ, कहाँ कहाँ मिलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स? सेंट्रियोल से मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। स्पिंडल फाइबर में मिलते हैं, हाँ। क्रोमेटिन में नहीं, क्रोमेटिन में नहीं मिलते माइक्रोट्यूब्यूल्स। न्यूक्लियोसोम में नहीं मिलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पेरोक्सिसोम में भी नहीं मिलते, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स और सिलिया में मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? ये आपको मैं बताया था कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा? लाइसोसोम। मैं आपको बहुत सारा चिल्ला चिल्ला बताया था, लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर? फिर मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थाइलेकोइड्स क्या है ये? फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक इन स्टोमा, ए का क्या होगा? 3। ठीक है। क्रिस्टे, ये आपको कहाँ मिलते हैं? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बी। सिस्टर्ने, सिस्टर्ने आपको कहाँ मिलेगा? गोल्गी एपेटस में, सी। और क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डी। आ रही है समझ? तो ए का क्या है? 3 है, ठीक है। बी का क्या है? 4 है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी वाला। इसका आंसर क्या है? बी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको समझ में आ रहा है? तो ए का 3, बी का 4, इसका आंसर बी नहीं होगा माय फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा। और सी का क्या है यहाँ पे हमारा? 1, तो इसका आंसर है डी। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सा नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? सीधी सी बात है, न्यूक्लियर एनवेलप। हम जानते हैं न्यूक्लियर एनवेलप होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो प्रोकैरियोट है। सेलुलर ऑर्गन जैसे मेम्ब्रेन हो, राइबोसोम में मेम्ब्रेन होती क्या? ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। 10th का क्या है आंसर? बी, क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है। द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सा? राइबोसोम। ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछते रहेगा, कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस तरह से अलग अलग तरीके से राइबोसोम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना मेरे साथ में। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ नहीं मिलता है हमको? डीएनए हमको कहाँ नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, कहाँ नहीं मिलेगा? राइबोसोम में। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, किससे बनता है न्यूक्लियर एनवेलप? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ रही है बात समझ में? ये मैंने आपको बताया था ना, कंसेप्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। स्ट्रक्चर एट अ फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स इन क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है, ये अभी हमने जैसा अभी पढ़ा है। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग। रफ या ग्लाइकोजन बनाता है? नहीं। रफ या फैटी से ऑक्सीजन करेगा? ये भी गलत है। स्मूथ ईआर ऑक्सीजन और फॉस्फोलिपिड, गलत है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड करवाता है स्मूथ ईआर, तो आंसर क्या होगा? डी। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोम में सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, एंड पे नहीं है, क्लोज बोला है, तो एक्रोसेंट्रिक। आंसर क्या होगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं होगा? पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या होता है आपको बताया था मैंने, जब एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीजोम बोलते हैं। तो ये इंक्लूजन बॉडी हो सकता है क्या? नहीं। 17 का आंसर बी। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज, डायमीटर कितनी? 6 नैनोमीटर, एक ही मोनोमर का बनता है, क्या बोलेंगे उसको हम? हाँ बताओ, ये अभी हम पढ़ा है अपन ने, माइक्रोट्यूब्यूल ज़्यादा होगा डायमीटर, आंसर है माइक्रोफिलामेंट्स, वो 6 नैनोमीटर का होता है बस। ऑस्मोटिक एक्सपांशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इन चीफली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट कौन मेंटेन करता है? वैक्यूल्स ना। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट पे आते हैं। सेंट्रियोल क्या बनाता है? ये ए का 4 होगा, बेसल बॉडी स्टीरिया फ्लैगेला।
क्लोरोफिल थाइलोकॉइड्स में बी का 2, क्रिस्टे इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया सी का फर्स्ट, तो आंसर क्या होगा ए का 4, बी का 2, सी का फर्स्ट, राइबोसोम क्या न्यूक्लिक एसिड होता है, डी का 3, तो इसका आंसर क्या होगा ए। समझ में आ रही बात मेरी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, एनर्जी ट्रांसफरिंग नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशन 21 का बी है, इसका काम क्या है मॉडिफाई करना, ठीक है ना। ये देखो ये सेम डायग्राम मेरे एनसीईआरटी में था और अपने नोट्स में भी है जो मैं आपको पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज द फिगर करेक्टली मैच विथ फंक्शन, ये कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आंसर बी है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं माय फ्रेंड्स, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज कहाँ बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका मेन फंक्शन है ये। ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ाया था मैंने, ईयर एंड आई ऑफ द सेल, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड बनता है जो, तो ये कहाँ है, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ, क्या बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे, आपने पढ़ा है ये, लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और क्या, ठीक है ना। द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, इलियोप्लास्ट में फैट होता है, अमाइलो में स्टार्च, एलियो में प्रोटीन, तो आंसर क्या होगा क्रोमोप्लास्ट, इसका आंसर क्या है ए। अरे आ रही है समझ में, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, एंड दे वर वेरी इजी। अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे, ये 3 घंटे 3.5 घंटे जो लेक्चर मैंने आपके लिए सेल पे प्रिपेयर किया है, आपका सेल का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं जाएगा। और हर साल आप देख रहे हैं सेल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और 4 क्वेश्चन मतलब 16-20 मार्क्स, 4 से 5 क्वेश्चन, तो आप आराम से ये स्कोर कर सकते हैं विद दिस, एंड मेरी गारंटी इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके पढ़े इसको। समझ में आ रही बात? आपको मैं कुछ और क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीड ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, सीड ट्यूब सेल्स और मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोसाइट, क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियस नहीं होता, तो आंसर डी, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। सिलेक्ट वन विच इज ट्रू फॉर राइबोसोम, नॉट ट्रू, 2 सबयूनिट का बनता है, पॉलीसोम बनाता है, एमाइड जुड़ता है, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल है ना बेटा इसका, और ब्रोंकाइट पूछा था ये। इसमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है, इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, एनाबिना, एनाबिना इज ब्लू ग्रीन अलगे, ये अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा अभी टाइम लगेगा पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। विद फॉलोइंग डाई इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम, तो कार्मिन, बेसिन डाई यूज करते हैं ना हम, कार्मिन, तो इसका आंसर है डी। आ रही है समझ में, हमने कार्मिन नाम लिया था ना। फिर डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, तो माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया, सबसे छोटा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, तो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स, क्या सब सेलुलर ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में मिलता है कि नहीं, क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में नहीं मिलते, सेल वॉल इज प्रेजेंट। आ रही है आंसर समझ में ये। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंगर और निकलसन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सेक्रेटरी सेल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेक्रेटरी सेल के लिए ट्रू है, तो गोल्गी एपेटाइटिस एब्सेंट, गलत, उसमें होना चाहिए। आर्या से ऑब्जर्व, ये बिल्कुल सही बात है, आर्या सेक्रेटरी सेल, तो आर्या क्या होगा, ज्यादा होगा ना, प्रोटीन ज्यादा बनाना है हमको, तो आंसर बी होगा। टोनोप्लास्ट सब जानते हैं क्या है ये, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल के लिए सही नहीं है। इसमें 80 टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी सही है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स मिलते हैं माइट इसमें, वो भी सही है, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, ए, इसका आंसर है हमारा ए। आ रही बात समझ में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सही नहीं है, ये बहुत प्लांट एनिमल से सही है ये बात। लिपिड इज प्रेजेंट बायलर, ये भी सही है। प्रोटीन सब प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूज, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट्स नेवर फाउंड, ये गलत है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं इसमें, तो इसका आंसर होगा डी। प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, 2 लेयर दोनों में मिलती है, राइबोसोम दोनों में मिलते हैं,
डीएनए में दोनों में मिलता है, क्या नहीं मिलता दोनों में? क्लोरोफिल से प्लास्टिड में मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल, इनमें से कौन सा साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है साइटोस्केलेटन का, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना ये भी काम है। सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनल, सेल मोटिलिटी, ये भी सही है, ठीक है ना। सेल मोटिलिटी का काम करता है कि साइटोस्केलेटन? नहीं, वो सीलिया और फ्लैगेला करते हैं, तो ये फंक्शन नहीं है उसका। माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं? जेनस ग्रीन, इट्स अ वाइटल स्टेन, आपको पढ़ाया था मैंने। इसका आंसर होगा डी। आ रही बात समझ में? अरे आपको क्लियर है ये तो समझ में आ रही बात। ये कुछ क्वेश्चंस जो आसान थे, कितने आसान क्वेश्चंस थे, आ रही बात समझ में आपको मेरी है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर बायो सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली हियर। आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं दूसरी बुक से, आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगा सकते हैं और आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। सो अगेन, मेरा नाम क्या था? माय नेम इज डॉक्टर कीर्तिश भूतड़ा। I am a MBBS profession and it's done from MGM MC Indore. So all the best for your exams. Log into our channel, subscribe our channel, and for further videos and updates, and contact on the number given below so that you can start our classroom app program also. Thank you very much. So I hope all the best for your exams. Best of luck.